हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 15 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से राज्य ने बांस के पेड़ों में फूलों से प्राप्त चावल की विशेष किस्म बैम्बू राइस को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए, हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने बांस के पेड़ों में फूलों से प्राप्त चावल की विशेष किस्म बैम्बू राइस को लॉन्च किया है। त्रिपुरा में बैम्बू राइस का उत्पादन किया गया है। इसे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बैम्बू राइस खाने से स्वास्थ्य को मिलने वाले फायदे भी बताए हैं। त्रिपुरा में बांस की प्रचुर मात्रा है और इसलिए यहाँ के लोग बांस का उपयोग कर विभिन्न तरह की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अतीत में त्रिपुरा में बांस के बिस्कुट, बांस की बोतलें आदि भी बनाई गई है। त्रिपुरा में इस बैम्बू राइस को बांस के फूलों को गलाकर बनाया जाता है। यह मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और वसा के खिलाफ प्रमुख बहुत मददगार है। आमतौर पर त्रिपुरा में मूली बांस को उगाया जाता है। इसे प्राप्त होने वाला बैम्बू राइस मीठा एवं गेहूं के समान स्वाद वाला होता है। वर्तमान में त्रिपुरा 3246 वर्ग किलोमीटर के जंगलों और नियोजित वानिकी में बांस के 21 प्रजातियां उगाता है। बात करें बैम्बू राइस के लाभ के बारे में, तो त्रिपुरा के इस विशेष चावल में उच्च प्रोटीन, जोड़ों के दर्द और मधुमेह विरोधी लाभ होने का दावा किया जा रहा है। बैम्बू राइस में सामान्य चावल और गेहूं की तुलना में काफी अधिक प्रोटीन होती है। यह चावल प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी फायदेमंद है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बांस का यह फूल चावल आर्थिक रूप से लाभदायक उत्पाद होगा और लोग इसके साथ आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने उद्यमियों से इस विशेष किस्म के चावल की मार्केटिंग में पहल करने की भी अपील की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुए कार्लटन चैपमैन किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल। देखिए, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का सोमवार को बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी जो उम्र थी वो 49 वर्ष की थी। ठीक है। मिडफील्डर चैपमैन 1995 से 2001 तक भारत की तरफ से खेले थे और 1997 में उनकी कप्तानी में सेफ कप, ये नाम लिख लीजिएगा, सेफ कप जीता था। ठीक है। क्लब स्तर पर उन्होंने ईस्ट इंडिया बंगाल और जेसीटी मिल्स जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया। टाटा फुटबॉल अकादमी से निकले चैपमैन 1993 में ईस्ट बंगाल से जुड़े थे और उन्होंने उस साल एशियाई कप विनर्स कप के पहले दौरे के मैच में इराकी क्लब अल जावरा के खिलाफ टीम की 6-2 से जीत में हैट्रिक बनाई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा खाने को सुरक्षित रखने के लिए खाने को लपेटने वाला सूक्ष्म जीव रोधी एंटी माइक्रोबियल रैपिंग मटेरियल प्रोडक्ट तैयार किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी जोधपुर। देखिए, अब खाना घर में खाएं या बाहर ले जाकर अब नुकसानदेह बैक्टीरिया से सुरक्षित रहेगा। आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों ने खाने को सुरक्षित रखने के लिए रोटी को लपेटने वाला सूक्ष्म जीवरोधी एंटी माइक्रोबियल रैपिंग मटेरियल प्रोडक्ट तैयार किया गया है। इससे रखा खाना या रोटी 99.99% बैक्टीरिया आदि से सुरक्षित होगा। खास बात यह है कि इस प्रोडक्ट में खाना रखने के चलते प्लास्टिक आदि के डिब्बों को या टिफिन की भी जरूरत नहीं रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर मुकेश डोबल की अध्यक्षता में रिसर्च स्कॉलर पूजा कुमारी ने इस प्रोजेक्ट पर शोध किया है। इस प्रोजेक्ट के कारण आईआईटी मद्रास की टीम को गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एप्रिसिएशन 2020 का अवार्ड भी मिला है। टीम ने इस प्रोडक्ट के लिए पेटेंट का भी आवेदन कर दिया है। प्रोफेसर मुकेश के मुताबिक इस शोध का मकसद आम लोगों की प्लेट से प्लास्टिक को दूर करके उन्हें बीमारियों से निजात और सूक्ष्म जीवरोधी खाना लपेटने वाला उत्पाद देना है। शोध में लोगों की सेहत के साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया है।
फिलहाल मार्केट में जो भी खाना लपेटने वाली सीट या उत्पाद है वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। हर व्यक्ति घर से बाहर निकलने के दौरान अपने खाने सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि घर से निकलने के बाद ट्रैफिक और ऑफिस के दौरान लंच टाइम के बीच में एक लंबा समय होता है। यदि प्लास्टिक सीट या डिब्बे में खाना होगा तो इसमें जहरीले तत्व खाने में मिल जाते हैं। कई लोग रद्दी कागज में रोटी लादी लपेटते हैं। इस कागज में लगी स्याही खाने के माध्यम से शरीर में जाकर सेहत को नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए है, तो ये जो है प्लास्टिक के खिलाफ एक बहुत बड़ा साबित हो सकता है। प्लास्टिक के ऑपोजिट हम इसको रख सकते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट को। तो ये जो मद्रास के द्वारा बनाया गया है, तैयार किया गया है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जर्मनी लौटे उत्तरी ध्रुव पर उच्च आर्कटिक का अध्ययन करने के लिए 1 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक को ले जाने वाला मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए आइस ब्रेकर, ऑप्शन बी आइस पोल, ऑप्शन सी आइस इम्प्रूव, ऑप्शन डी आइस प्रोजेक्ट। देखिए, उत्तरी ध्रुव पर उच्च आर्कटिक का अध्ययन करने के लिए 1 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को ले जाने वाला मिशन आइस ब्रेकर जर्मनी लौटा है। सबसे बड़े वैश्विक मिशन पर गए शोधकर्ता आर्कटिक महासागर से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियों का खजाना साथ लाए हैं, जो आगामी दशकों में जलवायु परिवर्तन की सटीक भविष्यवाणी में मदद करेगा। आरबी पोलरस्ट्रॉन उत्तरी बंदरगाह ब्रेमरहेवन पहुंचे, जहां से उन्होंने 1 साल से ज्यादा समय कड़ाके की सर्दी और ध्रुवीय भालू से संघर्ष में अनुभव बताए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हासिल किया जो होने चाहिए था। अभियान के मुखिया मार्क्स रेक्स ने बताया कि बहुत सारे अहम डाटा जुटाए गए हैं। जर्मनी के अल्फ्रेड बैगनर इंस्टीट्यूट ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च के वैज्ञानिक रेम्स ने कहा कि वो बर्फ के टुकड़े और पानी के अनगिनत नमूनों का जखीरा भी साथ लाए हैं। बताया जा रहा है कि शोधकर्ताओं को ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे यह साबित हो जाता है कि सिर्फ कुछ दशकों में ही आर्कटिक महासागर में गर्मियों में बर्फ देखने को नहीं मिलेंगे। इस मिशन पर 17.7 करोड़ डॉलर खर्च किए गए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आइस ब्रेकर। ध्यान रखिएगा, ये मिशन का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको CSA भी कहा जाता है, में कौन से देश की तकनीक से सस्ते कृषि उपकरण बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बेलारूस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अब जापानी तकनीक पर सस्ते कृषि उपकरण बनेंगे। इसमें जमीन की निराई गुड़ाई से लेकर फसलों की कटाई तक के उपकरण शामिल होंगे। काफी हल्के होने के साथ इन्हें रखना भी बेहद आसान होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जापानी विशेषज्ञों से करार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पिछले महीने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। वहां से जवाब मिलते ही आगे का काम शुरू होगा। CSA जापान के विशेषज्ञों को परिसर में ही जगह देने की तैयारी कर चुका है। भारत और जापान के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के तहत दोनों देशों में तकनीक का आदान प्रदान भी हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि से जुड़ा है। यहाँ के मौसम, मिट्टी, जलवायु के मुताबिक कृषि में विविधता भी है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कई कृषि विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी देने जा रहा है। प्रदेश में CSA कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम चयनित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। देखिए, जापानी तकनीक से विकसित किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपोजिशन नामक एक घटना जो प्रत्येक 2 वर्ष एवं 2 माह में घटित होती है के कारण कौन सा ग्रह बृहस्पति ग्रह को पीछे छोड़ते हुए अक्टूबर 2020 में अंतरिक्ष में तीसरे सबसे चमकीली वस्तु बन जाएगा? ऑप्शन ए शनि ग्रह, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। सॉरी, बुधवार बोल दी मैं। देखिए, ऑपोजिशन नामक एक घटना प्रत्येक 2 वर्ष एवं 2 माह में घटित होती है के कारण मंगल बृहस्पति ग्रह को पीछे छोड़ते हुए अक्टूबर 2020 में अंतरिक्ष में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु बन जाएगा। अंतरिक्ष में सबसे चमकीली वस्तु के संदर्भ में देखें तो चंद्रमा एवं शुक्र क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। नासा के अनुसार 6 अक्टूबर 2020 से जब मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट था, तब 13 अक्टूबर 2020 को ऑपोजिशन नामक घटना घटित हुई। परिणामतः वर्ष 2020 में मंगल ग्रह सबसे बड़ा एवं स्पष्ट आकार का दिखाई दिया। मंगल की अगली निकटता 8 दिसंबर 2022 को होगा, जब यह पृथ्वी से 62.07 किलोमीटर दूर होगा। किंतु निकटता का मतलब यह नहीं है कि मंगल चंद्रमा के समान आकार का दिखाई देगा।
बात करें ऑपोजिशन के बारे में, तो ऑपोजिशन वो घटना है जब सूर्य, पृथ्वी एवं कोई अन्य ग्रह एक पंक्ति में होते हैं और सूर्य तथा उस ग्रह के बीच में पृथ्वी होती है। ऑपोजिशन की घटना तब घटित होती है जब कोई अन्य ग्रह सामान्य तौर पर किसी वर्ष में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है। क्योंकि वो पास होता है इसलिए अंतरिक्ष में चमकदार दिखाई देता है। मंगल की कक्षा में कहीं भी ऑपोजिशन की घटना हो सकती है, किंतु यह तब होती है जब ग्रह सूर्य से सबसे निकट होता है और यह विशेष रूप से पृथ्वी के भी निकट होता है। तो अब अगर बात करें कि ये घटना कब घटित होती है, ऑपोजिशन की घटना जो है वो घटित कब होती है, तो पृथ्वी और मंगल अलग अलग दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल पृथ्वी की तुलना में सूर्य से दूर है, इसलिए उसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में अधिक समय लगता है। वास्तव में ऑपोजिशन की घटना केवल उन ग्रहों के लिए संभव है जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर है। मंगल के संदर्भ में लगभग प्रत्येक 2 वर्ष में सूर्य और मंगल के बीच से पृथ्वी गुजरती है। ऑपोजिशन की घटना तब होती है जब तीनों एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से शोधकर्ताओं ने टूथलेस टू फिंगर डायनासोर की एक नई प्रजाति ऑक्सोको अवसरण की खोज की है जो लगभग 68 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निवास करती थी। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी फिनलैंड। सॉरी, ये कौन से देश का लेना, ठीक है, कौन से देश के, ठीक है। देखिए, हाल ही में यूके के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने टूथलेस टू फिंगर डायनासोर की एक नई प्रजाति ऑक्सोको अवर्सन की खोज की है जो लगभग 68 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निवास करती थी। इस डायनासोर की तोते की तरह दिखाई देने वाली दांत रहित एक चोंच थी। पंख वाले ये सर्वाहारी जीव लगभग 2 मीटर लंबे होते थे। इस नई प्रजाति के कई पूर्व कंगाल मंगोलिया के गोबी मरुस्थल में खोजे गए थे। बात करें गोबी मरुस्थल के बारे में, तो गोबी मरुस्थल पूर्वी एशिया के एक बड़ा रेगिस्तान या ब्रसलैंड क्षेत्र है जिसमें उत्तरी एवं पूर्वोत्तर चीन और दक्षिणी मंगोलिया के कुछ हिस्से शामिल है। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रजातियां क्रेटेशियस काल से संबंधित है। क्रेटेशियस काल यानी काल जिसे मेसोजोइक युग भी कहते हैं का अंतिम और सबसे लंबा कालखंड था। क्रेटेशियस काल की अवधि जो लगभग थी 79 मिलियन, लिख देते हैं 79 मिलियन वर्ष थी। इस शोध को रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कौन से महाद्वीप में कंगारू की तरह दिखाई देने वाले जलीय चूहे की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अफ्रीका। देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं ने अफ्रीका महाद्वीप में कंगारू की तरह दिखाई देने वाले जलीय चूहों की 2 नई प्रजाति की खोज की है। 93 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक ने इथोपिया की एक जलधारा से एक जलीय चूहे को खोजा था। अफ्रीका में सभी माइस चूहों और जेरविल्स में से यह जलीय चूहा एक जल प्रतिरोधी रोबा चौड़े पैरों के साथ जल में रहने के लिए अनुकूल था। इस जीनस का एकमात्र नमूना शिकागो के फील्ड म्यूजियम में रखा हुआ है और वैज्ञानिकों का मानना था कि अब यह विलुप्त हो चुका है, किंतु जूलॉजिकल जर्नल ऑफ लिनियल सोसाइटी में प्रकाशित एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह अर्ध जलीय चूहे में के सबसे नजदीकी 2 प्रजातियों की खोज की है। शोधकर्ताओं ने 2 मुख्य प्रकार के चूहों का अध्ययन किया है। इन नई प्रजातियों के माध्यम से अफ्रीकी वर्षा वनों की जैव विविधता को समझने और संरक्षित क्षेत्रों पर प्रकाश डालने में मदद मिलेगी। कांगो बेसिन में कई विशाल क्षेत्र हैं जिनका लगभग पिछले 70 वर्षों में मुश्किल से ही अन्वेषण किया गया है। इन स्थानों पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण यहाँ पहुंचना कठिन है। इस शोध के प्राप्त निष्कर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। कोविड एक जूनोटिक बीमारी है और जूनोटिक बीमारी को पहचानने के लिए जैव विविधता अनुसंधान की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप में ये चूहे की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया गया। बाला साहेब विखे पाटिल कौन से राज्य के निर्वाचित सदस्य थे? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किए। उन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम भी पद्म भूषण से सम्मानित केंद्रीय नेता के नाम पर किया। यह कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। कृषि सुधारों की ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो अवसर पैदा हो रहे हैं उसमें खेती और किसानों की भूमिका बदल जाएगी। खेती उद्यम और किसान अन्नदाता की जगह उद्यमी बन जाएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में दूध, चीनी और गेहूं के अधिक उत्पादन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय उद्यम में ऐसे मॉडल देश को आगे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद ऐसा समय था कि देश में पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन नहीं होता था। सरकारें खाद्य उत्पादन करने पर जोर देती थी। किसानों ने कठोर परिश्रम के बाद यह लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन किसी ने भी किसानों की आय बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने की बात है कि बाला साहब विखे पाटिल जो है ये 7 बार लगातार जो है लोकसभा चुनाव में जीत हासिल किए हैं। ठीक है, पहले ये कांग्रेस में शामिल थे, फिर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका में गरीब बच्चों के लिए काम करने वाले किस भारतीय को अमेरिका के प्रतिष्ठित सांड्रा नीस लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अनुराग वत्स, ऑप्शन बी अंकित कुमार, ऑप्शन सी हरीश कोटेचा, ऑप्शन डी माधवी चौहान। देखिए, भारतीय मूल के हरीश कोटेचा को अमेरिका के प्रतिष्ठित सांड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बेसहारा गरीब बच्चों, युवाओं के बीच सुरक्षा, आश्रय और उनके बेहतर भविष्य के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए दिया जाता है। कोटेचा हिंदू चैरिटी फॉर अमेरिका के संस्थापक अध्यक्ष है। संस्था के द्वारा अमेरिका में बसे हिंदुओं के बीच अच्छा कार्य किया जा रहा है, उसी को पुरस्कार के रूप में पहचान मिली है। हिंदू चैरिटी फॉर अमेरिका संस्था ने अब तक 11,000 गरीब बच्चों के स्कूल जाने में मदद की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरीश कोटेचा। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।